नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विथ आर रंजन पर। आज हम लोग रुक्मणी प्रकाशन की जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए किताब है उसका हम लोग सेट नंबर 17 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी सेट नंबर 1 से 16 तक मैंने सारे सेट्स यहाँ चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। तो देखिए इसमें भूटान का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है गंगखर पुनसुम, ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई है लगभग 7570 मीटर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भूटान से जुड़ी और कुछ बातें याद कर लीजिए, जैसे कि भूटान की जो आधिकारिक भाषा है वो जोंगखा है और भूटान की राजधानी है थिम्पू, ठीक है। याद रखिएगा भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती भारत में संसार के अन्य सभी देशों से अधिक होती है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जो गन्ना है उसकी खेती भारत में विश्व में प्रथम स्थान पे होती है, ठीक है। और गन्ना जो है एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है और इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की ज़रूरत होती है, ठीक है। तापमान चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच और वर्षा होनी चाहिए 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारतीय वन अधिनियम देखिए पारित हुआ था कब, 1865 में, ठीक है, 1865, यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो आप जानते हो कि नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है, ठीक है। और नाथुला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत में सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत के चुम्बी घाटी को जोड़ता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है कि ये जो नाथुला दर्रा है वो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत के चुम्बी घाटी को जोड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे दर्रे हैं, आप जानते होंगे, जैसे कि आपको पता होगा सिपकी ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। उत्तराखंड में आपको पता होगा नीति दर्रा, ठीक है, मानाला दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये सब आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कंचनजंगा है, ठीक है, कंचनजंगा है और इसकी ऊंचाई है लगभग 8586 मीटर, ठीक है, 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। और पूर्वी हिमालय में स्थित है और ध्यान रखिएगा कि यह नेपाल और सिक्किम के बीच की सीमा पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और विश्व की जो सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है आपका माउंट एवरेस्ट और उसकी ऊंचाई आप जानते होंगे 8848.86, ठीक है। और माउंट केटू जो है वो आपका विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है ना। केटू दूसरा है, माउंट एवरेस्ट पहला है और कंचनजंगा तीसरा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है। तो देखिए 11वीं अनुसूची में जो है आपका पहले ये ध्यान रखना है कि इसमें 29 विषय शामिल हैं, ठीक है। और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची में ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पेयजल आदि विषय शामिल हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो ग्रामीण खेल जो है ये विषय आपका शामिल नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। राज्य में तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, जबलपुर के पास, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सफ़ेद बेलदार बगुले, ठीक है, सफ़ेद बेलदार बगुले यानी कि वाइट बेलीड हेरॉन के प्राकृतिक निवास स्थान का व्यापक वितरण है, ठीक है। तो भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर आपको सफ़ेद बेलदार बगुले के प्राकृतिक निवास स्थान या उसका व्यापक वितरण है, ठीक है ना। पूर्वी हिमालय की तलहटी में, म्यांमार और उत्तरी भूटान में पाई जाती हैं सफ़ेद बेलदार,
ठीक है। और ये जो सफ़ेद बेलदार बगुला है, इसको 2007 में IUCN ने रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो जिस मानचित्र में नदी, पहाड़ और समुद्र को प्रदर्शित किया जाता है उसको हम लोग, आप जानते होंगे, भौतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है ना, भौतिक मानचित्र। ठीक है, चलिए और भी बहुत प्रकार के आपके मानचित्र होते हैं। ठीक है, और जैसे कि जलवायु मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है, आपका जनसंख्या संबंधी मानचित्र है। ठीक है, इस तरह अलग अलग प्रकार के मानचित्र होते हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं अपने सुविधा के लिए, ताकि हम चीज़ों को और ठीक से समझ पाएँ। ठीक है, मानचित्र क्या होता है? तो किसी बड़े भूभाग या जलभाग आदि को छोटे रूप में प्रदर्शित करने का माध्यम है। ठीक है ना। चलिए, तो बी हो गया। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है रोहतास में। ठीक है, रोहतास। और रोहतास को बिहार का, ध्यान रखिएगा, चावल का कटोरा कहा जाता है। याद रखिएगा, चावल का कटोरा। खूब चावल यहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है ना, आपको पश्चिमी सोन नहर से रोहतास, भोजपुर और बक्सर जिलों में सिंचाई की जाती है। तो यहाँ सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है और चावल के उत्पादन में रोहतास हमारा बिहार में टॉप पे है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद एक निम्नलिखित में से कौन सा सिबलिंग्स में विभिन्नता उत्पन्न नहीं करेगा? ठीक है, तो देखिए, जीनों का स्वतंत्र अपयुवन, जीन विनिमय, संलग्नता, उत्परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें जो संलग्नता है यह आपका सिबलिंग्स में विभिन्नता उत्पन्न नहीं करेगा। संलग्नता एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में संबंध जो उनकी एक साथ वंशागति कराता है। यह सिबलिंगों में विभिन्नताओं को उत्पन्न नहीं करेगा। संलग्नता में कुछ एक विनिमयों को छोड़कर पैतृक जीन में पुनः संयोजन को व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर सी नंबर। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डीएनए की संरचना के द्विरज्जुकी मॉडल के विकास में अपना योगदान नहीं दिया है? ठीक है, तो देखिए, इसमें जो मेसेल्सन और स्टॉल हैं, इन लोगों का डीएनए की संरचना के द्विरज्जुकी के विकास में कोई योगदान नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका मेसेल्सन एवं स्टॉल। ठीक है, क्योंकि इनका संबंध ई कोलाई पर प्रयोग से था। ठीक है ना। और मेसेल्सन और स्टॉल ने 1958 में अपने प्रयोग ई कोलाई पर यह सिद्ध करने के लिए किया था कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण अर्धसंरक्षी होता है। ठीक है, सन 1953 में जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने एक्स किरणों के विवर्तन आंकड़ों, जो कि मॉरिस विल्किंस तथा रोजालिंड फ्रैंकलिन द्वारा प्रस्तुत किए गए, के आधार पर डीएनए का सरल किंतु प्रसिद्ध डीएनए का द्विरज्जुकी मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, तो आपका ध्यान रखना है कि जो मॉरिस विल्किल है और जो आपका रोजालिंड फ्रैंकलिन है, दोनों का संबंध है डीएनए के द्विरज्जुकी मॉडल से। ठीक है, और इरविन चारगाफ ने देखा कि डीएनए के द्विरज्जुकी मॉडल में एडेनिन थाइमिन के बराबर तथा ग्वानिन साइटोसिन के बराबर अनुपात में होता है। ठीक है, तो बाकी तीनों का संबंध रहा है डीएनए की संरचना के द्विरज्जुकी मॉडल के विकास के संबंध में, बल्कि और ये आपका जो मेसेल्सन और स्टॉल है, इनका संबंध इससे नहीं रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न देखते हैं कि साधारण तंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो साधारण यंत्र किसी व्यक्ति के कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है। तो बी आंसर आपका हो जाएगा। साधारण यंत्र वह युक्ति है जो आरोपित बल की दिशा और परिमाण परिवर्तित करती है, जैसे कि घिरनी, स्क्रू, पहिया, ये सब आपके साधारण यंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो पहला है कि आयनिक यौगिक होने के कारण NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो देखिए, ये पहला ही जो आपका कथन है, ये हमारा देखिए रॉन्ग मिल गया। ठीक है, पहला ही आपका जो है रॉन्ग मिल गया। आयनिक यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। ठीक है ना, ठोस अवस्था में नहीं बल्कि पिघली हुई अवस्था में। ठीक है ना, तो पहला आपका रॉन्ग हो गया। तो आंसर तो हमारा ए हो गया। बाकी देखिए,
विहित संरचनाओं में परमाणुओं की व्यवस्था में अंतर नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट है। संकरित कक्षक शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा प्रबल बंध बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत XeF4 की वर्ग समतलीय ज्यामिति को समझा जा सकता है, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर जो सत्य नहीं है वो ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी बराबर होती है। तो पदार्थ का जो ऊर्ध्वपातन की जो एंथैल्पी होती है वो बराबर होती है किसके, संगलन की एंथैल्पी जोड़ वाष्पन की एंथैल्पी, ठीक है। तो ए आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और एक निश्चित तापमान और दबाव पर एक ठोस पदार्थ के 1 मोल को गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कहा जाता है। इसको व्यक्त किया जाता है किलो जूल, ठीक है, पर मोल, इससे इसको व्यक्त किया जाता है ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी को, ठीक है ना। और ऊर्ध्वपातन के बारे में जान लीजिए कि यह एक एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया है, जिसका अर्थ है कि इसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। आपका आंसर ए हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का कितना %, ठीक है। तो भारत में अगर आप देखेंगे तो जो जल विद्युत है उसका जो योगदान है वो लगभग कितना % हो चुका है, वो लगभग हो चुका है आपका 22%, ठीक है ना। वो लगभग 22% हो गया है, ठीक है। सी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है, ठीक है। तो कुंचिकल जलप्रपात जो बनाती है वो नदी है वराही, ठीक है। ये जो वराही नदी है उस पर कौन सा जलप्रपात बनता है, कुंचिकल जलप्रपात बनता है, ठीक है। और ये जो कुंचिकल जलप्रपात है ये फिलहाल सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 455 मीटर, और ये भारत का फिलहाल सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है, ठीक है। तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई जो सौर ऊर्जा परियोजना है वो सौभाग्य से हमारे ही देश में है, और कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश के, ठीक है, कौन से ज़िला में, तो खंडवा ज़िला में है, ठीक है ना। और इसकी जो क्षमता है वो कितना है, तो वो है 600 मेगावाट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो विश्व में सबसे अधिक जो बारिश होती है वो मासिनराम में होती है, मेघालय में पड़ता है मासिनराम। और यहाँ जो रिकॉर्ड है वो 1141 सेंटीमीटर का बारिश का यहाँ पे रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, ठीक है ना। इसके पहले मेघालय में ही एक जगह है चेरापूंजी, वहाँ पे सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल में जो है मासिनराम हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 149 जो है वो आपका कैग से संबंधित है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है ना। ये बताता है 149 कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य क्या हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, ठीक है। और जो CAG के पद का वर्णन है वो आपका है 148 में, अनुच्छेद 148, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, ठीक है। और ये जो आपका अनुच्छेद 354 दिख रहा है, तो ये जो अनुच्छेद 354 है ये आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों को लागू होने का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है ना। और अनुच्छेद जो 234 है ये आपका न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। तो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से जो संबंधित समिति थी वो दिलीप सिंह भूरिया समिति, ठीक है ना। 1994 में दिलीप सिंह भूरिया समिति का गठन किया गया था
और 1995 में इसका रिपोर्ट पेश किया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़िए। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के आधार पर होता है? तो राज्य वित्त आयोग आपसे पूछ रहा है तो वो होता है 243I। ठीक है ना, 243I और 243Y। ठीक है, तो वाई तो इसमें नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। राज्य वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा है तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है। और राज्य वित्त आयोग राज्य के राजस्व में से पंचायत को तथा नगर निकाय को दिए जाने वाला राजस्व पर अपना सुझाव राज्यपाल को देता है। ठीक है। और केंद्र में जहाँ तक बात करेंगे हम लोग तो वहाँ पे 280 अनुच्छेद जो आपको दिया है यहाँ पे ए में, अनुच्छेद 280 के आधार पर राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को अधिनियमित हुआ? तो दल बदल अधिनियम जो है वो 15 फरवरी 1985। ठीक है, बी आपका आंसर हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल निरोधक कानून को पास किया गया था। ठीक है। अगला है कि संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, तो संसद स्वेच्छा से कभी भी, ठीक है ना, और आप यह भी जानते होंगे कि संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नए राज्य का निर्माण करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो नए राज्य का जो निर्माण से संबंधित विधेयक होता है वो साधारण बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ठीक है। अनुच्छेद 3 में यह दिया हुआ है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य का गठन कर सकती है। ठीक है। और नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो वो साधारण बहुमत से नए राज्य के निर्माण का रास्ता साफ हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण इस स्तर पे होता है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि जीन अभिव्यक्ति का जो नियंत्रण है वो अनुलेखन के स्तर पे होता है। ठीक है। जीन अभिव्यक्ति जिसके फलस्वरूप पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, अनेक स्तरों पर नियमन हो सकता है। यूकैरियोट्स में नियमन अनुलेखन स्तर, संसाधन स्तर तथा mRNA के केंद्रक से कोशिका द्रव्य में स्थानांतरण और अनुवादन स्तर पर होता है। प्रोकैरियोट्स में अनुलेखनीय प्रारंभन की दर का नियंत्रण जीन अभिव्यक्तियों के नियंत्रण के लिए प्रमुख स्थल है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ बी नंबर। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से एक दाद के लिए कारण जीव इसमें से कौन नहीं है? तो देखिए इसमें माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन और मैक्रोस्पोरम। तो मैक्रोस्पोरम जो है आपका डी नंबर, यह आपके दाद के लिए कारण नहीं है। ठीक है ना। बाकी ये जो ऊपर ए बी सी में ऑप्शंस में दिए हुए हैं ये लोग दाद के कारण होते हैं। ठीक है, ये सब कवक हैं जिनकी वजह से रिंग वर्म यानी कि दाद हमारा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि? तो साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है ताकि घर्षण को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। ठीक है ना। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाए। ठीक है, तो ये आपका सी हो जाएगा। और घर्षण कम हो जाता है। घर्षण क्या है? तो घर्षण एक ऐसा बल है जो दो सतहों के संपर्क में आने पर उनके बीच गति का विरोध करता है। ठीक है। और घर्षण जो है हमारे दैनिक जीवन में, औद्योगिक प्रक्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जानते होंगे कि घर्षण के कारण ही हम ज़मीन पर चल सकते हैं। बिना घर्षण के हमारा जो पैर होगा वो फिसलेगा, या घर्षण के कारण ही हम वस्तुओं को हाथों में पकड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। ठीक है, बिल्कुल नहीं होती है, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं होती है। आप जानते होंगे कि भाप की गुप्त ऊष्मा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। ठीक है, एक समान नहीं होती है। उसके बाद है कि बर्फ़ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। ये भी आपका देखिए गलत है। ठीक है ना, बर्फ़ की संगलन गुप्त ऊष्मा का मान जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा से कम होता है, तो ये भी आपका सेंटेंस गलत हो गया। तीसरा है कि वातानुकूलक में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, तीसरा सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 3। ठीक है,
वातानुकूलक में आप जानते होंगे कि कक्ष वायु में से ऊष्मा का निष्कर्षण वाष्पित कुंडली पर तथा ऊष्मा का निरसन द्रवित कुंडली पर होने से कमरा ठंडा हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो वातानुकूलक होता है उसका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से ऊष्मा हस्तांतरण यानी कि हीट ट्रांसफ़र और वाष्प संकुचन चक्र यानी कि वेपर कंप्रेशन साइकिल पर आधारित होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया के विषय में कौन सा कथन सही है। ठीक है, एक तरफ हमारा देखिए 4Fe दिया हुआ है प्लस 3O2 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या बन रहा है ये 2Fe2O3। ठीक है ना, तो देखिए 4 हमारे पास कथन है। अभिकर्मकों में लौह और ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद में लौह और ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान, अतः यहाँ द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये हो रहा है आपका। और कौन सा कथन सही है, तो ये तो हमारा मिल गया आंसर, यही सही है। ठीक है ना, देखिए अभिकर्मकों में लोहे और ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान जो होगा वो उत्पाद में लोहे और ऑक्सीजन के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, और यही तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप जानते होंगे लेवोजियर ने दिया था। ठीक है, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान का संरक्षण होता है। ठीक है, बाकी जो 3 ऑप्शन हैं ये आपके रॉन्ग होंगे। ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, इसको तीनों को आप पढ़ लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, और इसमें आप देखेंगे तो केवल गैस से तरल के समान व्यवहार करते हैं, जी नहीं। ठीक है, गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करते हैं, जी नहीं। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, ये सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। तो भाषण और अभिव्यक्ति का जो अधिकार प्रदत्त है वो आपका अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त किया गया है। ठीक है ना, संविधान के अनुच्छेद 19 इसके अंतर्गत 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और अनुच्छेद 19(1) का ए जो है वो कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ठीक है, यह जो अनुच्छेद 15 आपको दिख रहा है, ये अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, भाषा, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 जो दिया हुआ है ये कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण का प्रावधान, और अनुच्छेद 21 जो दिया हुआ है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है, किस मामले में। ठीक है, तो राज्यसभा के पास संविधान के संशोधन करने के मामले में लोकसभा का बराबर इसको अधिकार है। ए नंबर इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 79 जो है वहाँ पे यह वर्णित है कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है ना, साधारण विधेयक को पारित करने और संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों को बराबर का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, धन विधेयक के मामले में लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है। तो वो जो भारत माता की तस्वीर बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, 1905 के समय। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था। तो अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने अवध रियासत पर कब्जा कर लिया था। ध्यान रखिएगा, अवध रियासत पे कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, कब किया गया था, तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है ना, अवध राज्य को कुशासन के आधार पर विलय उसका कर लिया गया था। ध्यान रखिएगा, और लॉर्ड डलहौजी जो था उसने हड़प नीति को अपनाया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना 1919 में पारित किया गया था। ठीक है ना, और जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत सचिव थे, और भारत के जो वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे, इसलिए इस अधिनियम को नाम दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रस्तावना का उल्लेख था। ठीक है ना, और इस एक्ट के द्वारा पहली बार महिलाओं को भारत में मतदान करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में
एक शैक्षिक संस्थान पूना में हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये जो हिंदू विधवा गृह की स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? तो धोंडो केशव कर्वे, ठीक है ना। इनका एक आपको याद होगा डीके कर्वे के नाम से जाने जाते हैं, डीके कर्वे। यहाँ पे इसका पूरा नाम इनका लिखा हुआ है धोंडो केशव कर्वे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? तो कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाई गई थी वो रिसरा में। ठीक है ना, याद रखिएगा रिसरा में। कब लगाई गई थी? तो 1855 में। ठीक है, उसके बाद देखिए भूटान आंदोलन किसने प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 से किया था? तो भूटान आंदोलन का जो प्रारंभ है वो विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, विनोबा भावे, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और कहाँ से किया था? तो आंध्र प्रदेश से किया था। ठीक है ना, ये भी आपको दिमाग में नोट रखना है। और तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से, ठीक है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तार किए गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे थे। ठीक है ना, ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सूफी परंपराओं के संदर्भ में जो समा शब्द है उसका मतलब होता है पवित्र गीतों का पाठ। ठीक है, और सूफी संतों का जो निवास स्थान होता है उसको खानकाह कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और सूफी गुरु को पीर कहा जाता है और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक अखिल भारतीय किसान सभा के गठन कब और कहाँ हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में लखनऊ में। ठीक है, और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सहजानंद सरस्वती जो थे वो अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष बने और जो महासचिव बने पहले वो एनजी रंगा बने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। घातक ट्यूमर में कोशिकाएं फैलती हैं, तेज़ी से बढ़ती हैं और नए ट्यूमर बनाने के लिए शरीर के अन्य हिस्सों में जाती हैं। बीमारी के इस चरण को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए इस चरण को, बीमारी के इस चरण को कहा जाता है मेटास्टेटिस। ठीक है ना, और ये आप जानते होंगे कि मेटास्टेटिस को कैंसर के प्राथमिक स्थल से कुछ दूरी पर माध्यमिक घातक विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। और कैंसर क्या है? तो कैंसर को बिना किसी भेदभाव के कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन या प्रसार के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों में समृद्ध किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है ना, बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, इसमें उच्च स्तर के विटामिन और खनिज या उच्च प्रोटीन और स्वस्थ वसा के साथ फसलों का प्रजनन होता है। ठीक है ना, यह पोषक तत्वों से भरपूर फसलों को प्रदान करके सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने का व्यवहारिक साधन है। ठीक है, फसल सुरक्षा में कई कीटों और रोगजनकों के खिलाफ फसल सुरक्षा के तरीके शामिल होते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यों गर्म होती है? क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को जो बादल होते हैं वो परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, साफ रात से बादल वाली रातें गर्म होती हैं क्योंकि बादल एक ढक्कन जैसा काम करता है जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा को जमा करता है और इसका पलायन नहीं होने देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मेजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? यदि सायन और मेजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग पीला होगा। ठीक है, तो दोनों जो आपका दिया हुआ है कथन, ये दोनों कथन हमारा सही है। ठीक है ना, एक भी सही है और दो भी सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा एक और दो दोनों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लाल, हरा और नीला इसको हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं, आपको पता होगा। और पीला, मेजेंटा और पिकॉक नीला को हम लोग द्वितीयक रंग कहते हैं। ठीक है ना, लाल और नीला को मिलाते हैं तो मेजेंटा बनता है, हरा और नीला को मिलाते हैं तो पिकॉक नीला बनता है, लाल और हरा को मिलाते हैं तो पीला बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ठीक है कैसी होती है? 4 ऑप्शन है। पहला है कि आपतित फोटोन से अधिक होती है, जी नहीं।
ठीक है। आपतित फोटोन के बराबर होती है, जी नहीं। आपतित फोटोन से कम होती है, बिल्कुल करेक्ट है। ये सी हमारा सही हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न विदेश यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा पे इसमें से कौन आया था? तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट। ठीक है, बी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, डच व्यापारी था फ्रांसिस्को पल्सर्ट और डच इंडिया कंपनी के लिए काम करता था। ठीक है, वैसे जहांगीर के शासनकाल में आप जानते होंगे कि कैप्टन हॉकिंस आया था, सर टॉमस रो आया था, विलियम फिंच आया था, एडवर्ड टेरी आया था। ये सभी लोग जो है यात्री थे, राजदूत थे। ये सब लोग जहांगीर के शासनकाल के समय आए हुए थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है, और इस संगठन का उद्देश्य था राष्ट्रवाद को बढ़ाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 6 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पहला एआई स्कूल जो भारत में लॉन्च किया गया है वो केरल में लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी के जो नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है संजोग गुप्ता। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, संजोग गुप्ता। ठीक है, आईसीसी के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ पे है? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था? तो सबसे पहले जो पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ था भारतीय मूल के व्यक्ति को, उनका नाम था गोविंद बिहारी लाल। ठीक है, 1937 में। ठीक है, 1937 में, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आगे अगला प्रश्न क्या है? भारत के किस राज्य में 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेज़बानी की जाएगी? तो ये जो होने वाला है 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेल, ये होगा कहाँ पे? मेघालय में। ठीक है ना, मेघालय में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ है? तो वो हुआ है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो जिम्बाब्वे देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है। ठीक है, और इसका जो नया करेंसी है वो ZIG है, ऐसे जिग नाम से है। ठीक है, इसका मतलब है जिम्बाब्वे गोल्ड। ठीक है, और ठीक है आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार राज्य सरकार द्वारा दक्ष योजना शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो बिहार राज्य सरकार द्वारा जो दक्ष योजना था वो था किसके लिए? जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कमज़ोर बच्चे हैं और उनको प्रतिदिन अलग से समय देकर उनको पढ़ाना, ये उनका लक्ष्य था। ठीक है, उसके बाद 19वां एशियाई खेल 2022 के समापन समारोह के ध्वजवाहक PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित है? पहले तो ये याद रखिएगा कि 19वीं एशियाई खेल 2022 के समापन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो PR श्रीजेश थे। ठीक है, और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है, ध्यान रखना है। ठीक है, और कहाँ पे आयोजन हुआ था? 2022 का जो एशियाई खेल था वो मध्य चीन हांगझोऊ में आयोजित किया गया था। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए, विटामिन जिसकी सामग्री लैक्टिक अम्ल जीवाणु द्वारा दूध के दही में रूपांतरण के बाद बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो विटामिन जो बढ़ जाती है जिसका जो रूपांतरण के बाद, वो है विटामिन B12। ठीक है ना, ध्यान रखना है। और लैक्टोबैसिलस, आपको पता होगा बैक्टीरिया जो है वो दही जमाने में मदद करता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि उत्पादकों द्वारा निर्धारित कार्बन परमाणु पहले से ही 3 प्रजातियों से होकर गुजरे हैं तो अंतिम प्रजातियों का पोषी स्तर क्या होगा? ठीक है, तो देखिए अगर पहले से ही 3 स्तर से गुजरे हैं तो जो अंतिम प्रजाति होगा उसका जो क्या होगा? पोषी स्तर तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है ना, उपभोक्ता, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर और फिर तृतीय पोषी स्तर। तो उत्पादक, प्रथम, द्वितीय, ये 3 निकल गया तो क्या बच गया हमारे पास? तृतीय उपभोक्ता। ठीक है ना, तो सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ये भी ठीक है। पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित करता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है।
क्या है? उपयुक्त में से एल्बर्ट आइंस्टीन के अपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत का भविष्य कथन कौन सा है जिनकी प्रायः समाचार माध्यमों में विवेचना होती है? ठीक है, तो तीनों जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है। और आइंस्टीन का जो सापेक्षता का समान सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि हम कैसे सोचते हैं कि गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के व्यवहार को नियंत्रित करता है। हम जानते हैं कि पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकृत करता है। ठीक है ना, और आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार दूसरे पदार्थों के भांति प्रकाश भी गुरुत्व के द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने प्रायोगिक रूप से देखा कि इलेक्ट्रॉन तरंग गुण प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो ये देखा गया था किसके द्वारा? डेविसन और जर्मर के द्वारा। ठीक है, डेविसन और जर्मर ने एक प्रयोग किया और पाया कि इलेक्ट्रॉन पुंज को एक्स किरणों की भांति किसी क्रिस्टल द्वारा विवर्तित यानी कि डिफ्रैक्ट किया जा सकता है। इसी प्रयोग द्वारा उन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का निर्धारण किया। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आरपीएफ की जो पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है वो सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ए आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा, करेंट अफेयर का प्रश्न है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो G20 शिखर सम्मेलन जो जोहान्सबर्ग में, ठीक है ना, जोहान्सबर्ग में, ध्यान रखना है, ये 20वीं बैठक होगी। ठीक है ना, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो अल्प विकसित थी और रुद्ध थी। ठीक है ना, अल्प विकसित थी और रुद्ध थी, आपको पता होगा। ठीक है, और स्वतंत्रता से पूर्व जो हमारा प्रति व्यक्ति आय था या औद्योगिक विकास का स्तर था वो बहुत निम्न था, आप ज़रूर जानते होंगे। ठीक है, फिर वहाँ से हम लोग मेहनत करके और यहाँ आज पहुँचे हैं जहाँ हमारा विकास दर दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और बहुत जल्द हम लोग बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिस्ट में भी आ जाएंगे अगर हम लोग मेहनत करते रहे तो। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अभिव्यक्ति है? ठीक है, तो पहला है कि सकल निवेश बराबर निवल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। ये सही अभिव्यक्ति नहीं है। निवल निवेश बराबर सकल निवेश प्लस मूल्य ह्रास, ये भी आपका करेक्ट नहीं है। निवल निवेश इज इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सकल निवेश वह राशि है जो किसी कंपनी ने मूल्य ह्रास पर विचार किए बिना विशेष परिसंपत्तियों या संपूर्ण व्यवसाय में निवेश किया है। ठीक है ना, और आपको पता होगा कि जो सकल निवेश की गणना होती है वो पूंजीगत वस्तुओं को प्राप्त करने पर किए गए कुल व्यय की गणना करके की जाती है। ठीक है, बाकी ये जो सी नंबर हमारा जो अभिव्यक्ति है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, और कौन सा संशोधन किया गया था संविधान में? 101वां, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए, किर्गिस्तान देश की राजधानी क्या है? तो किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो है बिश्केक। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक है। ठीक है, और ये जो वियंतियाने हैं, याद रखिएगा, ये लाओस की राजधानी है। ठीक है ना, लाओस। और रीगा जो है ये भी याद कर लीजिएगा, लातविया की राजधानी है, लातविया। और बेरूत जो है ये लेबनान की राजधानी है, लेबनान। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा ताकि आप अगले किसी सेट में ऐसा प्रश्न आपको मिले तो आप जवाब उसका दे सकें। उसके बाद है कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक जो है वो सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना, सरोजनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है या भारतीय कोकिला कहा जाता है। ठीक है, और 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, ये भी ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की सबसे पुरानी योजना है। तो 4 योजना जो आपको दिए गए हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना। इसमें से अगर आप देखें तो सबसे जो पुराना है वो कौन सा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, ये कब का है, तो 2000 की योजना है। ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो 2014 2016 के समय के हैं। ठीक है, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की थी। तो बिहार ने तिलक जो फंड था, स्वराज फंड, उसके लिए 7.5 लाख रुपये इकट्ठा बिहार से हुआ था। ठीक है ना। और असहयोग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को उनकी पहली पुण्यतिथि के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो उसमें बिहार से जो है 7.5 लाख रुपये इकट्ठा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, पिचर प्लांट आपको निम्नलिखित में से कहाँ मिलेगा। तो देखिए, पिचर प्लांट जो आपको मिलेगा वो उत्तर पूर्व भारत के वर्षावन में मिलेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसको नेफेंथिस कहते हैं इंग्लिश में। यह एक कीट भक्षी पौधा होता है। ठीक है, और ये मिलेगा आपको उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व में, जैसे मेघालय, मणिपुर आदि में ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, कुछ विषाणुओं में डीएनए का संश्लेषण आरएनए को सांचे के रूप में उपयोग करके होता है। ऐसा डीएनए क्या कहलाता है, तो ऐसा डीएनए जो है वो cDNA कहलाता है। कुछ विषाणु हैं जैसे कि रेट्रोवायरस, तो रेट्रो विषाणु में एक एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहलाता है, एक आरएनए सांचे से पूरक डीएनए यानी कि cDNA के उत्पादन में उपयोग होता है। और यह जो प्रक्रिया है इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो निम्नतापी जो इंजन होते हैं इनका उपयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ठीक है, क्रायोजेनिक्स का मतलब है ऐसा विज्ञान जिसमें बहुत कम तापमान -150 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे, इस टेम्परेचर पे, इतने लो टेम्परेचर पे सामग्रियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से असत्य कथन की पहचान हमको करनी है। पहला कथन है कि सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में धनायन का धनात्मक आवेश जितना ही कम होगा, आयनिक त्रिज्या उतनी ही कम होगी। ठीक है, देखिए पहला ही जो आपका कथन है ये आपका असत्य है। ठीक है ना, ये पहला ही हमको असत्य मिल गया, ए आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, वास्तव में सम इलेक्ट्रॉनिक में धनायन का धनात्मक आवेश जितना ही कम होगा, आयनिक त्रिज्या उतनी ही अधिक होगी। ठीक है ना, तो पहला आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो गया। आप जानते होंगे कि धनायन का आवेश जैसे जैसे बढ़ता है त्रिज्या घटती है। इसका कारण है कि धनायन में नाभिकीय आवेश कम इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करता है, जिससे वह उन्हें अपनी तरफ खींचता है। ठीक है ना, ये रहा दोस्तों सेट नंबर 17। ठीक है ना, इसको अच्छे से पढ़िए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं पुनः आपके साथ हाजिर हो जाऊंगा सेट नंबर 18 लेके। ठीक है, टोटल इस किताब में 21 सेट हैं, मैं सबको आपको कराऊंगा, डिस्कस करूंगा। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।